नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम, प्रणाम, जो भी करना है सब कुछ ठीक है ना। कैसे हो आप लोग? आशा करते हो बिल्कुल अच्छे होंगे। हम लेके आए क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघुत्तरीय प्रश्न मतलब जिसको बोलते हैं, देख सकते हो क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान जिसको सोशल साइंस कहा जाता है, जिसका टॉप 80 MVVI सब्जेक्टिव लघुत्तरीय प्रश्न में उत्तर लेके आया हूँ, जिसका पार्ट 2 है। यह बेसिकली मैट्रिक परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए है। मेरे दोस्त मेरे साथ बने रहो। केकेजी स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। भाई कुंदन सर के माध्यम से मेरे के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूँ सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर जो 2 मार्क्स में पूछा जाता है। टोटल आपके लिए सेलेक्ट लाया हूँ 80 क्वेश्चन। 80 अगर क्वेश्चन पढ़ लेते हो ना, यानी कि टोटल सामाजिक विज्ञान का जो जितना बुक पढ़ना है ना, उस पूरा में 80 सेलेक्ट करके लाया हूँ 2 नंबर वाला क्वेश्चन। अगर ये पूरा पढ़ लेते हो तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। चाहे आपको हिस्ट्री का हो, इतिहास का हो, राजनीतिक का हो, अर्थशास्त्र का हो, चाहे आपको राजनीतिक शास्त्र का हो या आपदा प्रबंधन का हो, सभी से लेकर आया हूँ यहाँ पे 80 शॉर्ट क्वेश्चन मात्र लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, जिसमें पूरा क्लियर हो जाएगा, जिसका पार्ट 2 होगा। इससे पहले पार्ट 1 आपको पढ़ा चुके हैं, उसको नहीं देखिए कोई बात नहीं, उसका लिंक आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मेरे दोस्त क्वेश्चन की ओर बढ़ने के प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या आता है, 11 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले 10 क्वेश्चन को डील कर चुके हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आधारभूत संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। देखिए आधारभूत संरचना होता क्या है। देखिए आधार की बात करें, आधार मतलब क्या होता है, बेस। कहता नहीं किसी घर आदमी रहता है, उसका कहता है इसका आधार यह आदमी है। अगर वह नहीं रहे तो उसका काम बिगड़ जाता है, यानी कि उसका आधार, उसका बेस। तो आधारभूत संरचना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो आधारभूत होता क्या है, देखिए आधारभूत संरचना से तात्पर्य उन सुविधाओं और सेवाओं से है, यानी कि आधारभूत संरचना जो है, यानी कि उससे का आधारभूत संरचनाओं के तात्पर्य है। कहने का मतलब उसका यह है, यानी कि तात्पर्य यह है, तात्पर्य उन सुविधा, सुविधा मतलब जानते हैं, उन सुविधाओं और क्या है यहाँ पे सेवाओं से है जो देश के आदर्श विकास, देश के आदर्श विकास आप के स्तंभ, स्तंभ मतलब क्या होता है, खंभा। खंभा जानते हैं, स्तंभ मतलब उसका जो जड़ होता है खंभा, यानी कि देश के स्तंभ से स्तंभ होते हैं, जैसे कि वित्त, ऊर्जा, यातायात, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिकता, सेवाएं, ये सब क्या है, आदि जो है आधारभूत संरचना का स्तंभ है। स्तंभ मतलब खंभा, इसका मतलब दीवार है एक प्रकार का, समझ सकते हो। तो आधारभूत संरचना क्या है, तो आधारभूत संरचना का तात्पर्य यह है कि, आधारभूत संरचना का तात्पर्य यह है कि तात्पर्य उन सुविधाओं एवं संरचनाएं से है, उन सुविधाओं एवं सेवाएं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए, जो देश के आर्थिक विकास के स्तंभ होते हैं, या उसके मेन खंभा होता है ना देश के विकास के लिए, जो मेन पिलर होता है उससे है, ठीक है ना। कहने का मतलब जैसे कि आपको पता है, वित्त की बात कर ले, ऊर्जा की बात कर ले, यातायात की बात कर ले, व्यापार की बात कर ले, संरचना की बात कर ले, शिक्षा की बात कर ले, स्वच्छता की बात कर ले, नागरिकता की बात कर ले, सेवाएं की बात कर ले, ये सब क्या है, हमारे देश के विकास की आधारभूत संरचनाएं हैं। समझ गए? तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इसका डायरेक्ट PDF परचेज करने के लिए नंबर आपको दिख रहा है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 12 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय होता क्या है। सबसे पहले बात, प्रति व्यक्ति आय की बात करें मेरे दोस्त, तो ये होता क्या है। तो प्रति व्यक्ति आय जो होता है, बोल दीजिए, जैसे कि आप समझिए आपके घर में 6 सदस्य हैं, टोटल 6 सदस्य हैं, ठीक है ना, और आपका घर का इनकम 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए। तो प्रति व्यक्ति कितना पड़ेगा, यानी कि 10,000 में 6 से भाग दे दीजिएगा, जितना रुपया आएगा यानी कि एक व्यक्ति पर आएगा, आएगा कि नहीं। उसी प्रकार से समझिए, जैसे कि आपके घर में 5 सदस्य हैं, 5 आदमी हैं, ठीक है, आपका आय जो है, आपके घर का जो इनकम है 20,000 रुपया है, तो पर व्यक्ति कितना होगा, यानी कि 20,000 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त, यानी कि 4,000, यानी कि पर व्यक्ति 4,000 पड़ा। उसी प्रकार से यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं, इससे समझिए कि जो देश का जो जितना इनकम है और देश का जितना जनसंख्या है, यानी कि राष्ट्र का जो हमारा राष्ट्रीय आय है, यानी कि हमारा राष्ट्रीय जितना आय होगा, हमारे भारत का जितना आय है, जितना इनकम है, और राष्ट्र की जितना जनसंख्या है उतना से भाग दे दें इनकम में, जितना प्राप्त होगा प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगा। समझिए, देखिए तो राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो राष्ट्रीय हमारा आय है, जो हमारा राष्ट्र का जो इनकम है, हमारा हमारा जो देश है, भारत है, भारत में तो भाई इनकम बहुत है,
ठीक है ना, पूरा पैसा को जोड़कर देश की पूरा जनसंख्या से भाग दे देंगे, जितना प्राप्त होगा वो प्रति व्यक्ति आय होगा। वही कहा राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, जो वहां पे जो भी प्राप्त होगा भागफल, उसको क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसका मतलब इसका आकलन निम्न प्रकार से मतलब किया जाता है, निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या होता है, राष्ट्रीय आय में भाग देंगे यानी कि बटा देश की कुल जनसंख्या। ये बस करिए क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो समझ के होंगे। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे भारतीय नदियों के प्रदूषित कारण का वर्णन करें। जो हमारा भारतीय नदी है, भारत में बहुत प्रकार की नदी है, नील नदी है, कोसी नदी है, गंगा नदी है, बहुत ब्रह्मपुत्र है, सोनी, गंगा, बहुत सारा नदियां है, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, ये तो बहुत नदियां है। तो उसका प्रदूषण का कारण क्या है, उसका रीजन क्या है। तो सबसे पहला रीजन क्या होता है, तो नदी के किनारे, पहले समझाता हूं, नदी के किनारे क्या होते हैं, बहुत सारा कल कारखाना होता है। कल कारखाना मतलब फैक्ट्री, ठीक है ना, तो उसका जितना कचरा होता है नदी में गिरा देते हैं। यहां तक भी जो कृषि होता है, कृषि में छिड़काव करते हैं, काला कुचरा होता है जाकर नदी में फेंक देते हैं। यानी कि A to Z जो पोल्यूशन होता है, कुछ भी कचरा मकड़ा जो हमारे घर में यूज होता है उसको नदी में फेंक देते हैं। हमारा जो घर का नाला होता है, नाला को जाकर नदी में खोल देते हैं। जो हमारा घर का जितना कचरा होता है, नाला होता है, नाला को कहाँ जोड़ देते हैं, नदी से जोड़ देते हैं। उससे क्या होता है कि कचरा जितना नदी में जाता है, इससे क्या होता है, नदी प्रदूषित होता है। तो डिफिनेशन के तौर पर आप क्या लिख सकते हैं, देखिए भारत में प्रायः नगर एवं कल कारखाने नदियों के किनारे बसा होता है। नगर मतलब होता है शहर, नगर जानते हो, शहर, यानी कि नदी के किनारे हर एक नदी के किनारे कोई ना कोई शहर बसा हुआ है। वही कहा भारत में प्रायः नगर एवं कल कारखाने नदियों के किनारे अवस्थित है, यानी उपस्थित है, कहने मतलब वहां पे बसा हुआ है, अवस्थित है। इन नगरों के लोगों के, इन नगरों के जो नगर के लोग होता है, मल मूत्र मतलब जानते करते हैं, जाकर ये लेखन लेटिंग में नहीं जाएगा, ये लेखन वहां जाके बस बैठ जाएगा, समझ रहे ना, यानी कि मल मूत्र। तो मल मूत्र और कारखाने के कचरा नदियों में ही गिराए मतलब गिराता है, ठीक है ना, नदियों में ही गिरा दिया जाता है। सिंपल समझो, यानी कि जितना मलमूत्र है, ठीक है, मलमूत्र जो लेटिंग का जो पानी है एकदम खोल देंगे, एकदम एथिए में नदियों में खोल देता है सब, ठीक है। उसके बाद कल कारखाने का जो कितना कचरा होता है सब नदी में गिरा देता है, सब नदी में गिराया जाता है। पुनः कृषि में, जो कृषि में प्रयुक्त जो रसायन होता है, जो कृषि में बहुत प्रकार का रसायन प्रयोग होता है, आपने पता होगा यूरिया है, डाई है, बहुत प्रकार के खाद होते हैं, बहुत प्रकार के छिड़काव होते हैं। तो यहाँ पे कृषि में प्रयुक्त रसायन उर्वरकों की, कीटनाशकों के जल में, कीटनाशकों के जल में मिला, मतलब जल में क्या करते हैं, मिल जाने के कारण, यानी कि उसमें जल में मिल जाने के कारण क्या होता है मेरे दोस्त, भी नदियां प्रदूषित होती है। यानी कि मेन रीजन क्या है, जो प्रायः नदियां के किनारे जो नगर बसा हुआ है, कल कारखाने बसा हुआ है, जो नगर के लोग का मलमूत्र होता है, और साथ में जो कल कारखाने का जो कचरा होता है वो नदियों में प्रवाहित कर देते हैं। इसी वजह से मेरे दोस्त क्या होता है, नदी प्रदूषित होता है। तो आपको समझ में आ गया, और यही सब मेन रीजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल कारखाना मतलब फैक्ट्री होता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, पर्यावरण के लिए वन क्या महत्वपूर्ण है। जो पर्यावरण है, पर्यावरण मतलब हमारा वातावरण, जो अगर देखिएगा कहीं कहीं बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, आप देखिए शहर में जाइएगा तो वहां पे कभी कभी ऐसा मन करने लगा कि यहाँ पे 1 मिनट रहने का मन नहीं करेगा। वहां पर रीजन क्या होता है, पोल्यूशन ज्यादा है। पोल्यूशन ज्यादा होने का कारण क्या है, बहुत सारा मतलब वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, दूसरा गैस बढ़ जाता है। तो इसे वातावरण यानी कि पर्यावरण के लिए वन क्यों आवश्यक है। जो वन है, अगर वही जाकर आप पेड़ पौधे के साथ बैठ जाइएगा, पेड़ पौधे जहाँ पे बहुत सारा वृक्ष है, एक क्या बोलते हैं ना, एक जंगल है, उसमें बैठिएगा कितना मजा आएगा। वहां पे आपको थोड़ा भी गर्मी महसूस नहीं होगा, वहां पे कोई घुटन महसूस नहीं होगा, क्यों, वहां का जो स्वस्थ वातावरण है। तो हम वही कहा पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन का। जो हमारा पर्यावरण है, वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, मतलब इंग्लिश में एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर जो होता है, जो हमारा वायुमंडल है, तो वायुमंडल के लिए वन क्यों आवश्यक है, इस पर हम बात करेंगे। देखिए वन प्राकृतिक का क्या है, अनुपम उपहार है। जो वन होता है, जंगल होता है, वो प्राकृतिक द्वारा एक आपको उपहार दिया गया है। अगर वन नहीं होता तो आप क्या करते,
तो ये कहा गया कि वन प्राकृतिक का अनुपम क्या है, उपहार है, उपहार है जिसके आंचल, मतलब आप जिसके आंचल में मानव, जो जिसके आंचल, मतलब आंचल जानते हैं ना, औरत लोग आंचल लगती है, तो इसमें आंचल मतलब गोद होता है, तो क्या आंचल में मानव अधिक से क्या अधिकार से क्या करता है, पोषित करता है, यानी कि पोषित हो रहा है। समझिए क्वेश्चन, यहाँ पे पोषित हो रहा है, समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कहा गया कि जो प्राकृतिक द्वारा वन एक उपहार में दिया गया है, जो उसके आंचल में मानव क्या हो रहा है, मानव पोसा जा रहा है। अगर वन नहीं होगा तो मानव खत्म। तो मानव जो पेड़ पौधा है, देखिए 1 मिनट वेट कर लीजिएगा, लाइट कट गया है, ठीक है, लाइट आएगा तो क्लास यहीं से स्टार्ट हो जाएगा मेरे दोस्त, आप लोग वेट कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहीं से क्लास स्टार्ट होगा मेरे दोस्त। चलिए दोस्त, लाइन आ चुका है, ज़्यादा देर कटा नहीं है। चलिए, जो आप समझा रहे थे कि पर्यावरण जो वन है, वन की बात कर रहे थे, तो वन जो हमारे पास है क्यों उपहार हमको दिया गया है प्राकृतिक के द्वारा, और उसके आंचल में हम लोग पल रहे हैं, ठीक है ना, वन के आंचल में हम लोग पल रहे हैं। वही कहा है कि जिनके आंचल में मानव क्या है, आप अधिकार से क्या पोषण हो रहा है उसका, वो कहता है ना पालन पोषण, बच्चे को सुनेगा क्या हो रहा है, पोषित होता आप होता रहा है, पोषित होता रहा है। वन जलवायु का, जो जलवायु होता है, तो वन जलवायु का यहाँ पे सच्चा मानव, सच्चा मानक होता है। जो वन होता है वह जलवायु का क्या है, वह सच्चा मानक होता है, सच्चा मानक होता है। एक तरफ वन भूमि जल का अवशोषित कर बाढ़ के खतरे को रोकती है। देखिए समझिए, क्वेश्चन समझिए, बाढ़ को कैसे वन रोकता है। एक तरफ वन भूमि जल का अवशोषित कर, जैसे कि बाढ़ आता है तो जब वन रहता है तो वन क्या करता है, जो पेड़ पौधा पानी को अवशोषित करता है, अपने में एब्जॉर्ब करता है, यानी कि जैसे स्पंज है, स्पंज जानते हैं, तो स्पंज जब पानी कहीं गिरा रहता है वहां पे स्पंज डाल दे, पानी को सोख लेता है। उसी प्रकार से जब पानी जब धरती पर ज्यादा बढ़ता है, ज्यादा वर्षा होना शुरू होता है, या नदी में ज्यादा बारिश होता है, तो पेड़ पौधा जितना होता है वो पानी सोखना शुरू करता है, ठीक है ना। वो कहता है अवशोषित कर बाढ़ के खतरे को रोकती है, बाढ़ के खतरा को रोकती है। और दूसरी तरफ अच्छी वर्षा की, अच्छी अगर बात है, बस ये भी होता है कि कभी कभी बारिश नहीं हो रही है तो पेड़ पौधे ही क्या कभी उसी तरह दूसरे तरफ अच्छी वर्षा भी कराती है, अच्छी वर्षा भी कराती है। यह वन्य जो होता है प्राणियों को भी, जो वन प्राणी होता है, जो वन में रहने वाला प्राणी जो होता है, जीव जंतु जो होता है, क्या आश्रय प्रदान करती है, मतलब उसका घर प्रदान करती है, आश्रय प्रदान करती है, जहां पे वहां पे रहता है, कोई पेड़ पौधा खाता है, कोई वहां पे वन की जगह घर बना कर अपना रहता है, आश्रय प्रदान करती है। इसलिए वन महत्वपूर्ण है। वन महत्वपूर्ण क्यों है, आप समझ गए कि वन बाढ़ को रोकता है, वन वर्षा कराती है, वन जल के जो जलस्तर को अवशोषित कर लेता है जिससे बाढ़ नहीं आता है, वर्षा कराती है, साथ में जो वन्य जीव है, जो जंगल में रहने वाला जीव जंतु है, उसको अपना आश्रय प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लीज नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे वायु परिवहन, जो वायु परिवहन की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताएं को लिखे। जो वायु परिवहन समझ रहे हैं, जो जहाज है, हेलीकॉप्टर है, उससे फायदा क्या होता है। देखो अब वायु परिवहन यातायात का सबसे तेज साधन है, जिसकी समय बहुत का बचत होता है। जी कि वायु परिवहन जो हमारा हेलीकॉप्टर होता है, जो हमारा जहाज है, फ्लाइट है, जिससे हमारा समय का बचत होता है। वही कहा वायु परिवहन यातायात का सबसे तेज साधन है, सबसे तेज साधन है, जिससे समय की बहुत बचत होती है, जिससे समय की बहुत बचत होती है। अगर आपको दिल्ली से अगर मुंबई जाना हो तो 1 घंटे से 1.5 घंटे में चल जाइएगा, ट्रेन से जाइएगा तो आपको 24 घंटे लग जाएंगे। वही कहा वायु परिवहन यातायात का सबसे बड़ा सबसे क्या है, यातायात का सबसे तेज साधन है, जिससे समय की बचत होती है, सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इससे दुर्गम स्थान यानी कि भूभाग जैसे, यानी कि दुर्गम स्थान जहां पे आदमी ऐसे नहीं जा सकता है, ऐसे पहाड़ जहां पे आप ऐसे चढ़ नहीं सकते हैं, ऐसे जगह जहां पे आप जा नहीं सकते, इसे कहा दुर्गम भागों, जैसे कि उच्च पहाड़, आप सुनसान मरुस्थल जहां पे कोई आदमी नहीं जा सकता, सुनसान मरुस्थल, घने जंगलों तथा विस्तृत गहरे समुद्रों को
बहुत आसानी से पार किया जा सकता है, जहां पे दूसरा साधन नहीं होता जाने का, जिससे हम लोग वायु परिवहन के द्वारा इजी से जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बिहार में पिछड़ेपन का किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख करे। हो सकता है ये 2 मार्क्स में पूछ दे, हो सकता है 5 मार्क्स में पूछ दे, दोनों में पूछ सकता है मेरे दोस्त, याद जरूर रखिएगा। बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है? बिहार सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ, इसका रीजन क्या है सबसे पहले बात जानो। बिहार का पिछड़ेपन का कारण बहुत सारा है, 4 कारण बताना है। सबसे पहला कारण क्या है? तेजी से बढ़ती जनसंख्या। उसका सेकेंड कारण क्या है? आप आधारित संरचना का अभाव, आधारित संरचना का अभाव, ठीक है ना। जैसे कि होता है अधिकतम यहाँ के लोग क्या है, जैसे कि होता है कि कुछ काम करता नहीं है, राज्य पर जो होता है अलग जो होता है ना, कुछ मिलता है मुआवजा, उसी पर काम चलाता है। थर्ड पॉइंट है कृषि पर निर्भरता, यहाँ के लोग कृषि पर निर्भर है। फोर्थ पॉइंट है बाढ़ तथा सुखाड़ की क्षति। ये 4 पॉइंट है जिससे बिहार पिछड़ा हुआ है। इसका डिफाइन करके आपको समझाते हैं। चलिए यहाँ पे बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का निम्नलिखित कारण है। सबसे पहला कारण है बढ़ती जनसंख्या, तेजी से बढ़ती जनसंख्या, जिससे क्या है, तेजी से बढ़ रही जनसंख्या, जिससे बिहार पिछड़ा होता जा रहा है। बिहार में जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है, बात सही है। देखिए जितना तेज बढ़ेगा उतना आय कम होगा। जैसे कि आपको पता है प्रति व्यक्ति आय ज्ञात कैसे होता है, आपका जितना घर का, जैसे आप 2 सदस्य हो घर के, आपका इनकम 20,000 है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय 10,000 हुआ। जिसके घर में 6 सदस्य है या 5 सदस्य, मान लेते हैं 5 सदस्य है और 20,000 इनकम, मात्र 20,000 इनकम है। अब बोलो 20,000 इनकम है, 5 सदस्य, एक सदस्य पर 4,000 रुपया पड़ा। और जैसे ये 2 आदमी है, 2 आदमी है, अगर 2 बच्चा पैदा कर लेगा तो 4 हो जाएगा। तो प्रति व्यक्ति आय अगर यहाँ पे बांध कर 2 से भाग देंगे तो 10 हुआ ना, प्रति व्यक्ति आय 10,000 हुआ, ठीक है। लेकिन अब 2 अगर बच्चा को अगर पैदा कर लेता है, 4 हो जाएगा, तो प्रति व्यक्ति आय कितना हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा। उसी प्रकार से जनसंख्या बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय घटते जाता है, इस वजह से पिछड़ापन हुए। तो ये कहा बिहार में जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते विकास के लिए साधन कम होते जा रहे हैं। अब बताइए जितना जनसंख्या उतना जमीन क्या होगा, जमीन तो उतना ही है, उतना घर बनेगा, तो कृषि के लिए भूमि कम होगा, ठीक है ना। और कारखाना में तो भाई जितना काम वर्कर है, मशीन आ गया है, तो कारखाना में वर्कर का काम हो जाएगा। नौकरी भाई उतना ही है, नौकरी बढ़ेगा थोड़ी ना, नौकरी का तो उतना ही है। इसलिए क्या होता है, वहां पे पिछड़ेपन का कारण हो जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आधारित संरचना का अभाव क्या है? किसी भी देश या राज्य के विकास के लिए आधारित संरचना का होना आवश्यक होता है। किसी भी राज्य के लिए आधारित संरचना का होना आवश्यक होता है, लेकिन बिहार इन मामलों में काफी पीछे है। बिहार इन मामलों में काफी पीछे है। राज्य के सड़कों, बिजली, सिंचाई का अभाव है ना, राज्य में अच्छा सा सड़क है। बिहार में देख लो कुछ सड़क अच्छा नहीं है, जाकर दिल्ली में देखो, यूपी में देखो, क्या बोलते हैं, मुंबई में देखो, इतना बड़ा बड़ा सड़क मिलेगा, और नवेरा में देखो बहुत बड़ा बड़ा मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ पे आधारिक संरचना का होना आवश्यक है। इन मामलों में बिहार काफी पिछड़ा हुआ है, सड़क, बिजली और सिंचाई के अभाव में। साथ ही शिक्षा एवं स्वच्छता का सुविधाएं भी अच्छी नहीं है, सुविधाएं भी कम है। यहाँ पे शिक्षा का भी, स्वच्छता का भी, स्वच्छता मतलब हॉस्पिटल का भी कमी है, ठीक है ना। इन वजह से बिहार में पिछड़ापन का स्थिति का कारण है, समझ गए। चलिए थर्ड पॉइंट क्या है, कृषि पर निर्भरता। देखिए खाली कृषि से नहीं होगा काम, कृषि तो करिए, लेकिन साथ में आपको कुछ फैक्ट्री, कुछ एक्स्ट्रा इनकम का भी स्रोत लाना चाहिए, ठीक है ना। तो बिहार की अर्थव्यवस्था जो है पूर्णतः क्या है, कृषि पर निर्भर है। यहाँ की जो अधिकांश जनता जो है कृषि पर ही निर्भर होता है, इसका कारण है। और एक और आपको पॉइंट बताते हैं। सबसे पहले फोर्थ पॉइंट क्या है, बाढ़ तथा सुखाड़ की क्षति। हर साल जो उत्तरी बिहार है, ठीक है ना, नेपाल साइड, हर साल नेपाल के पानी छोड़े जाने के कारण वहां पे बाढ़ आता है। जहां पे कोसी नदी भी है, इस वजह से हर साल वहां पे फसल नहीं हो पाता है। तो बिहार में, खासकर उत्तरी बिहार में, जो बताया मैंने, उत्तरी बिहार में नेपाल से आए जाने वाला जो जल है, जल के बाढ़ अति हो जाता है, मतलब आती है, तो हर साल बाढ़ का आना लगभग तय है, ठीक है। इससे जान माल की काफी क्षति होता है, मतलब काफी नुकसान होता है। आप हाल में ही कोसी नदी का प्रलय इससे प्रत्यक्ष परिमाण है, इसके कोसी नदी का प्रत्यक्ष परिमाण है, क्योंकि कोसी नदी में हर साल बाढ़ आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, क्या कह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। भारत के लिए जल मार्ग का क्या महत्व है? देखिए
जिस तरह से आपको सड़क मार्ग होता है, अर्थ पर जो मार्ग होता है जो हम लोग चलते हैं, उसी प्रकार से जल में भी रास्ता होता है जिससे हम लोग समुद्री जहाज से हम लोग यातायात करते हैं। और ऐसे समुद्री जो मार्ग होता है ना, समुद्री मार्ग से फायदा क्या होता है, जल मार्ग से फायदा क्या होता है, उससे बहुत सारा सामान जो आप नॉर्मली बस ट्रक से नहीं ला सकते, उससे कितना गुना, हजारों गुना ज्यादा आप जो जल मार्ग होता है उसके द्वारा आप ला सकते हैं। तो एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार होता है वो जल मार्ग के द्वारा ही होता है, वायु मार्ग के द्वारा भी नहीं हो सकता, क्योंकि वायु मार्ग उतना भारी नहीं सामान उठा सकता ना, तो जल मार्ग के द्वारा होता है। कैसे, क्या देखिए, जल मार्ग के लिए निम्नलिखित महत्व है। जल मार्ग का निम्नलिखित महत्व है। सबसे पहला, यह भारी तथा स्थूलकाय वस्तुओं को भी क्या करता है, ढोने के लिए अनुकूल है। समझिए, जो आप ऐसे नहीं ढो सकते वो वायु मार्ग द्वारा, सॉरी, जल मार्ग द्वारा ढो सकते हैं, ठीक है ना। भारी से भारी वस्तुओं को जल मार्ग द्वारा लाया जा सकता है। यह भारी तथा स्थूल वस्तुओं को भी ढोने के लिए अनुकूल होता है। चलिए, सेकेंड पॉइंट क्या है, यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा आप ये पर्यावरण अनुकूल होता है। इसमें कोई ऊर्जा का ज्यादा खपत नहीं होता, पर्यावरण के लिए अनुकूल भी है, ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ होता नहीं। सी नंबर क्वेश्चन है, इसके टूट फूट के तत्व बहुत कम होता है। देखिए, जो जल मार्ग द्वारा जो सामान आता है वो टूट फूटने के चांस कम होता है, इसलिए क्योंकि उसमें ज्यादा ढक नहीं करता है, क्योंकि जल पर तैरता रहता है। क्योंकि आप जैसे ऐसे आइएगा, बस बताएगा ऐसे कूदाएगा, ऐसे गिराएगा, तो वो टूटने फूटने का चांस होता है, लेकिन जल मार्ग द्वारा ऐसा कुछ नहीं होता। चलिए, डी नंबर है, देश का 95% जो व्यापार होता है समुद्री द्वारा ही किया जाता है, समुद्र द्वारा ही किया जाता है, ठीक है ना। ई नंबर जो बात करिए, अब देखिए, राष्ट्रीय जल मार्गों में जो राष्ट्रीय जल मार्ग है, जल मार्ग के विकास के साथ प्राकृतिक व्यापार के लिए क्या है, परिवहन का एक प्रमुख साधन बन गया है, ठीक है ना। तो प्रमुख साधन बन गया है व्यापार के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर फटाक से कर दीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन के, आपदा से आप क्या समझते हैं, आपदा होता क्या है। देखिए, आपदा प्राकृतिक में घटित होने वाली घटना, प्राकृतिक में घटित होने वाली वैसे प्राकृतिक या मानव निर्मित घटनाएं जिसके घटित होने के फलस्वरूप अब अत्यधिक संख्या में मानव, जीव जंतु की मृत्यु एवं क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान हो, आपदा कहलाता है। जैसे कि देखिए, आपदा है क्या, आपदा बहुत प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक में घटित होने वाले, यानी कि जो प्राकृतिक है, प्राकृतिक में घटित होने वाले बहुत सारे घटना होते रहते होने वाले, वैसे प्राकृतिक एवं मानव निर्मित घटनाएं जिसके घटित होने पर के फलस्वरूप अधिक, मतलब बहुत, जिसके फलस्वरूप बहुत सारा क्या होता है, यहाँ पे नुकसान होता है, यानी कि अधिक संख्या में मानव, जीव जंतु और जान माल का नुकसान होता है, हमें मृत्यु एवं प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान होता है, आपदा कहलाता है। जैसे कि भूकंप हुआ, बाढ़ हुआ, भूकंप से प्राकृतिक आपदा है, इससे बहुत सारा नुकसान हो सकता है। बाढ़ है, बाढ़ से भी बहुत सारा नुकसान हो सकता है। सुनामी से भी नुकसान हो सकता है, आतंकवाद से भी नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। ये सब क्या है, नुकसान हो सकता है, आपदा कहलाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे दोस्त, क्वेश्चन है, भूकंप से बचाव के लिए किन दो उपयोगों का उल्लेख करें। भूकंप से कैसे बचाव कर सकते हैं मेरे दोस्त, तो भूकंप से बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय है, ठीक है ना। चलिए, पृथ्वी के भूकंप है क्या, सबसे पहले समझिए। तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में, पृथ्वी के जो अंदर वाला भाग होता है, आंतरिक भागों में, ठीक है ना, अचानक उत्पन्न कंपन को, जो अचानक कंपन उत्पन्न होने लगता है, ठीक है ना, अचानक उत्पन्न कंपन को ही भूकंप कहते हैं, ठीक है ना। अब ये भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पर क्या होता है, रिक्टर स्केल पर मापा जाता है, यानी कि भूकंप को मापने के लिए रिक्टर स्केल होता है, जिससे हम मापते हैं कि इतना तीव्रता का था, ठीक है ना, मापते हैं। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, अतः इसके बचाव हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहला बात जो एक होता है, पहले जो पता लगाने के लिए यंत्र होता है, तो भूकंप का पूर्ण अनुमान मतलब भूकंप होने से पहले पूर्ण अनुमान से संबंधित यंत्र का विकास कर लोगों तक पहुंचाना चाहिए, जिससे होता है कि भूकंप आने से पहले उससे पता चल जाए, ठीक है ना। पहला। सेकेंड पॉइंट है, जहां पे भूकंप बार बार आते हैं, यानी कि भूकंप क्षेत्रों में भूकंप निरोधी मकानों का निर्माण होना चाहिए या करना चाहिए। ये 19 नंबर क्वेश्चन था। चलिए,
20 नंबर क्वेश्चन बनने से पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और नोट्स पीडीएफ के लिए नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयां का वर्णन करें। राष्ट्रीय आय की जो गणना होता है उसमें कौन सी कठिनाइयां हो सकता है? बहुत प्रकार की कठिनाइयां हैं, ठीक है ना। इसमें गणना के निम्नलिखित कठिनाइयां होती है, निम्नलिखित कठिनाइयां है। सबसे पहले आंकड़ों को एकत्र करने की कठिनाइयां, जो आंकड़ा को एकत्र करने में बहुत सारा कठिनाइयां होता है। दोहरी गणना की संभावना, जैसे हो सकता है कि जो व्यक्ति दिल्ली में है, ठीक है, वो यहाँ पे मतलब करवा लिया, ठीक है ना, जो आय का बात करवा लिया, जनगणना करवा लिया, फिर चला गया बिहार में। हो सकता है बिहार में जो है वो दिल्ली चला आया, हो सकता है वो चला गया मुंबई, मतलब कहीं भी। जैसे आप बिहार है, ठीक है ना, हम लोग बिहार में हैं, तो बिहार से कहीं बाहर चल गए, बिहार में जनगणना हो गया, बाहर भी हो गया। तो वही बात होता है दोहरी गणना की संभावना। अब मूल्य की मापों में कठिनाइयां, जो मूल्य होता है उसके मापों में कठिनाइयां हो सकता है, ये इसकी कठिनाइयां है। मेरे दोस्त इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखेंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर आपको नीचे दिख रहा है, इस पर कांटेक्ट कीजिए। इससे फायदा क्या है, आपको इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन का नोट्स मिल जाएगा, डेली क्लासेस चलता है, तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।